जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को आपका जो है एमपी टेट का एग्ज़ाम है। दोस्तों, उसके लिए आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया? दोस्तों, परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 150 नंबर के पेपर आना है, वैसे ही परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और 150 नंबर से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लें। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आप भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लगाएं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, फेसबुक से जुड़ना है, फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है और ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन, और आपको जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करना है। फटाफट से वन लाइनर ये प्रश्न है और रोज निरंतर आपकी शाम को 6:30 बजे इसी प्रकार से क्लास होती है एनवायरमेंट की। आप CTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, या फिर UPSC या MP टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, आपका सबसे पहला आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। तो सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? जल्दी से आपको दिए जाते हैं मात्र 5 सेकंड और आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाथी। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो स्थलीय जीव है वो कौन सा है? हाथी है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, इंडियन रोलर के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? ये आपका प्रश्न है, इंडियन रोलर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको उत्तर लिखना है। उत्तर हो जाएगा नीलकंठ। इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है दोस्तों नीलकंठ को। ठीक है, तो नीलकंठ आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला है कड़कनाथ। कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? जल्दी से उत्तर आपको लिखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कड़कनाथ जो है ये किसकी प्रजाति है? ये है मुर्गा की प्रजाति। ठीक है, किसकी है? मुर्गा की प्रजाति है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है? तो कड़कनाथ का संबंध, कड़कनाथ किसकी प्रजाति है आपने ऊपर पढ़ा, तो कड़कनाथ मुर्गा की प्रजाति है। अब एक कड़कनाथ का जो संबंध है वो किस राज्य से है ये हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कड़कनाथ का जो संबंध है, कड़कनाथ मुर्गे का जो संबंध है वो किससे है? मध्य प्रदेश से है। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोर कहाँ की मूल प्रजाति है? मोर आपको बताना है। जो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, मोर जो मूल प्रजाति है ये कहाँ की है मोर की? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया की मूल प्रजाति है मोर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तोता आपने देखा होगा तोता, अब इसका वैज्ञानिक नाम बताना है। जल्दी से बताएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोते का वैज्ञानिक नाम बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? सिराक्यूला कैमरी। सिराक्यूला कैमरी ये तोते का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया? तो उत्तर लिखें जल्दी से। सजीवों को 5 जगतों में जो विभाजित करने वाले हैं वो कौन है? तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों R.H. व्हिटेकर। कौन है? R.H. व्हिटेकर। इन्होंने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। किसने? R.H. व्हिटेकर साहब ने। तो आपका बिल्कुल सही आंसर R.H. व्हिटेकर ही होगा। अगला है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? आपने पौधे देखे होंगे। ठीक है, पौधे देखे होंगे, पौधे की पत्तियां देखी होंगी। पत्तियां हरे रंग की होती हैं। हरे रंग की क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण होती हैं। लेकिन पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है आपको बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों के द्वारा। ठीक है, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में प्रथम एक दिवसीय मैच कब और कहां खेला गया? आपके सिलेबस में खेल
और कार्य है, तो क्रिकेट इतिहास में प्रथम एक दिवसीय जो मैच है वो कब और कहां पर खेला गया? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें यहां पर लिखना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट के कुछ दीवाने होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 5 जनवरी 1971 मेलबॉर्न। ठीक है, मेलबॉर्न में 5 जनवरी 1971 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हॉकी का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक है अपना 10। हॉकी का जन्मदाता आपको बताना है, तो कमेंट में लिखें। तब आपका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। हॉकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। ठीक है, अगला देख लो, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न क्रमांक अपना 11 है, और 11 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्ष 1937। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1937 में। ठीक है, लॉन टेनिस की उत्पत्ति किस देश में हुई? लॉन टेनिस की उत्पत्ति किस देश में हुई? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें लिखना है, लॉन टेनिस की उत्पत्ति। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस की उत्पत्ति हुई है तो इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, लॉन टेनिस की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, अगला है भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा है वो किस देश के साथ है? सबसे छोटी बताना है आपको, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? प्रश्न क्रमांक 14। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर। कितनी है अफगानिस्तान के साथ? 106 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपको बताना है कितनी होती है? प्रश्न क्रमांक 15। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 4। पोलो जो खेल है इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु बताना है। प्रश्न क्रमांक 16, भारत का पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है? तो कौन सा है पश्चिमी बिंदु? सर क्रीक गुजरात, ये भारत का पश्चिमी बिंदु माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप बताना है आपको किस खेल से संबंधित है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फुटबॉल। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमा दास किस खेल से संबंधित हैं? प्रश्न क्रमांक है अपना 18। हिमा दास किस खेल से संबंधित है? आपको खिलाड़ियों के उपनाम भी पता होने चाहिए, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो भी पता होनी चाहिए, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एथलेटिक्स। हिमा दास संबंधित है किस खेल से? एथलेटिक्स से संबंधित हैं। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? आपने महाद्वीप पढ़े हैं, और महाद्वीपों में पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? एक प्रश्न और पूछा जाता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें कि पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है उसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है सेरीकल्चर संबंधित है, तो किससे संबंधित है सेरीकल्चर? प्रश्न क्रमांक 20। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रेशम उत्पादन। किससे संबंधित है सेरीकल्चर? रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला है जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 21 और 21 का बिल्कुल सही आंसर होगा सिक्किम। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो राज्य है सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना बताना है आपको किसे कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। प्रश्न क्रमांक 22। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हरा सोना कहा जाता है वन को। ठीक है, वनों को कहा जाता है हरा सोना। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? प्रश्न है 23, और साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण आपको बताना है। तो क्या कारण है? साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, और
इसके प्रसिद्ध होने के कारण है, चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है साइलेंट वैली, इसलिए ये क्या है जो है चर्चित है। 23 ठीक है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्रमांक 24। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है पूछा गया है प्रश्न, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, घाना पक्षी विहार है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है एन वाय रोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? एन वाय रोनेर जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया? 25 का आंसर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एन वाय रोनेर शब्द लिया गया है फ्रेंच भाषा से। किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो है स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आप सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है वो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत माना जाता है वो आंवला माना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 27। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? पूछा गया है क्वेश्चन कई एग्जाम में, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण, अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान कहाँ स्थित है? वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान कहां पर स्थित है? 28 का आंसर। तो वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान जो स्थित है वो कहां पर है? जोरहट, जोरहट में स्थित है। ठीक है, अगला है हरित उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 29। हरित उपभोक्ता दिवस, हरित उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को मनाया जाता है हरित उपभोक्ता दिवस। याद रखना है प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार का आकार बताना है। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार होता है वो होता है त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का आकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस बताना है। प्रश्न क्रमांक 31 कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 11 जुलाई। सभी ने बिल्कुल सही बताया है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 32 अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई। अगला देख लेते हैं वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? वी आर अम्बेडकर साहब संविधान के जनक कहे जाते हैं, और इनका संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो कहां से हुआ था? प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर। तो आपको बिल्कुल सही आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी। कहां से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। किसका? वी आर अम्बेडकर संविधान के जनक। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 34। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर है? महाराष्ट्र लातूर में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है, महाराष्ट्र लातूर। ठीक है, पशु जो रात में जगते हैं वस्तुओं को किस रंग में देखते हैं? आपने देखे होंगे निशाचर जिन्हें कहा जाता है। पशु जो रात में जगते हैं उन्हें वस्तुओं का जो रंग दिखाई देता है वो किस रूप में वे देखते हैं, किस रंग में देखते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्लैक एंड व्हाइट। किस रूप में देखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला जो आपका प्रश्न है वो है वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन कौन सा है? वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन बताना है जिससे प्रदूषण नहीं होता है, वो ईंधन कौन सा है? जिसे साफ सुथरा ईंधन भी कहा जाता है, तो वो ईंधन है दोस्तों कौन सा? सीएनजी। सीएनजी जो है ये साफ सुथरा ईंधन है वाहनों के लिए। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली बताना है। एक और नृत्य है कथक। ठीक है, एक कथक है
तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। लेकिन कथकली की बात करें तो ये कथकली कहाँ का है? ये है केरल। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला देख लेते हैं, पानी पंचायत आंदोलन किसने शुरू किया था? पानी पंचायत आंदोलन बताना है, ये किसने शुरू किया था? प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर। पानी पंचायत आंदोलन किसने शुरू किया? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिलासराव सालुखे। बिलासराव सालुखे, ठीक है, इन्होंने पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया था। अगला है, प्रोजेक्ट रेड पांडा की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट रेड पांडा की शुरुआत कब हुई? प्रश्न क्रमांक 39। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट रेड पांडा की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई 1996 में। ठीक है, कब हुई? 1996। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न क्रमांक 40, कहां पर स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? और ये स्थित है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, यह कथन किसका है? बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, एक कथन किसका है? 41 का उत्तर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक कथन है सुंदरलाल बहुगुणा। किसका है? सुंदरलाल बहुगुणा का। याद रखना है, लास्ट में बताना भी है कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन कमेंट में बताए हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय आपको बताना है, प्रश्न क्रमांक 42। तब आपका राइट आंसर होगा कहां पर है? चेन्नई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रश्न क्रमांक 43। सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपने देखा होगा जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, और हॉटस्पॉट शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम प्रश्न क्रमांक 43 में, आपका उत्तर हो जाएगा किसने? नॉर्मन मॉयर्स ने। ठीक है, हॉटस्पॉट शब्द का इन्होंने प्रथम प्रयोग किया था, तो याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? पंपास घास का मैदान बताना है आपको। तो आपका प्रश्न क्रमांक 44 है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? पंपास घास का मैदान जो स्थित है वो स्थित है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आपको बताना है, 45 का उत्तर। कौन है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक इन्हें माना जाता है, रामदेव मिश्रा साहब को। अगला क्वेश्चन है, गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है? गहन पारिस्थितिकी के जनक बताना है, 46 का आंसर। आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में लिखें, गहन पारिस्थितिकी के जनक बताना है, कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अर्नीस नीस। कौन है? अर्नीस नीस, एक गहन पारिस्थितिकी के जनक हैं। और अगला क्वेश्चन है, नदी तालाब झील घास का मैदान वन किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? नदी तालाब झील घास का मैदान वन किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण माने जाते हैं? 47 का आंसर। और राइट आंसर आपका होगा प्राकृतिक। किस प्रकार के माने जाते हैं? प्राकृतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के मित्र कहलाते हैं तो कौन कहलाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के मित्र आपने पढ़ा होगा, किसान के मित्र केंचुआ कहलाते हैं, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के जो मित्र कहलाते हैं वो नीम, पीपल, बरगद और तुलसी, ये कहलाते हैं पारिस्थितिक तंत्र के मित्र। ठीक है, तो याद रख लेना है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है तो कहां पर स्थित है? 49 का उत्तर बताना है, पक्षी शोध संस्थान। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर बरेली। ठीक है, पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। अगला है दोस्तों, गैंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 50 का उत्तर आपका क्या होगा? गैंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो किस स्टेट को, किस राज्य को जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 50 और अंतिम आपका प्रश्न है, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा असम।
असम को गैंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो जल्दी से बताना है आपको, पक्षियों का महाद्वीप। प्रश्न क्रमांक 51 अगर आपसे बनता है तो उत्तर जरूर लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? प्रश्न क्रमांक 52 है, कौन सा देश है जो दुनिया में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और निर्यात भी कर? तो दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो है वो है थाईलैंड। थाईलैंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार पढ़ा होगा, ग्रीन आर्मी शब्द भी देखा होगा, है ना। अब ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, ये प्रश्न आपको बताना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा 53 का? अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ करने वाले जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस रूप में जाना जाता है? को जाना जाता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जल्दी से बताएं, प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर, वायुमंडल की सबसे निचली परत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, ये सबसे निचली परत है वायुमंडल की। ठीक है, तो आपको याद रख लेना, इसे ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जल्दी से बताएं, जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में किस रूप में जाना जाता है? 55 का उत्तर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके थोड़े से कठिन हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा, वो जाना जाता है पारिस्थितिकी। किस रूप में जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी के रूप में। ठीक है, ये चीज आपको याद होगा। अगला है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? वो प्रक्रिया बताना है 56 का आंसर। आंसर क्या होगा? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? तो वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो पौधे हैं वो सूर्य की सहायता से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। काय का अवशोषण करते हैं? पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो आपको बताना है किस चीज का अवशोषण करते हैं। तब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रदूषण को घटाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का आपको प्राथमिक स्रोत बताना है। तो प्राथमिक स्रोत क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। परितंत्र में मानव है, तो परितंत्र में मानव क्या है? प्रश्न क्रमांक 59 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सर्वाहारी। मानव क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक है, जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी करते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। ठीक है, एक परितंत्र के कौन से दो घटक होते हैं? एक परितंत्र के कौन से दो घटक होते हैं? आपको बताना है, बिल्कुल सरल आंसर है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जीवीय तथा अजीवीय, है ना। ये दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। एक परितंत्र में ये दो घटक होते हैं। ठीक है, अगला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 61। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है,
राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देख ली। अगला जो अपना क्वेश्चन है नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल खालिस्तान से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जल्दी बताएं। नागोया प्रोटोकॉल खालिस्तान से संबंधित है, तो वो है जैव विविधता से। किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता। अगला क्वेश्चन देखो, रामसर सम्मेलन खालिस्तान के संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन खालिस्तान के संरक्षण से संबंधित है, तो किसके संरक्षण से संबंधित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? नम भूमि। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया, तो आपको बताना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2003 चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता जो प्राधिकरण स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया? 2003 में किया गया और चेन्नई में किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? सभी को बताना है, तो कहाँ पर है UNEP का मुख्यालय? प्रश्न क्रमांक है 65 और 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? UNEP का आपको मुख्यालय बताना है। तो ये जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये है नैरोबी में। UNEP का मुख्यालय है दोस्तों नैरोबी। ठीक है, नैरोबी में, याद रखना है। अगला है, पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम कब स्थापित हुआ? पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम कब स्थापित हुआ? प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर यहाँ पर बताना है। पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम जो स्थापित हुआ वो हुआ 1960 में। कब हुआ? 1960। पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960। अगला है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 67। तब आपका बिल्कुल सही आंसर कहाँ होगा? चेन्नई। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो 68 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा। ठीक है, कहाँ पर है? जिनेवा में। अगला है दोस्तों, आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? नीरी के बारे में आपको पता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे कि नीरी कहा जाता है। अब नीरी कब और कहाँ पर स्थापित किया गया ये बताना है। तो आपका बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा कमेंट में लिखना है 1958। 1958 में स्थापित किया गया। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया नागपुर में। ठीक है, ये चीज याद रखना। नीरी, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? पॉलीथीन की जो थैलियां होती हैं आपको पता है, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये बनी होती हैं। तो ये किसकी बनी होती हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पॉलीमार। ये बनी होती हैं पॉलीमार से। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा मैनचेस्टर में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया मैनचेस्टर। ठीक है, विश्व के नॉर्वे और स्वीडन ऐसे देश हैं जहां पर सर्वाधिक क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित मैनचेस्टर में किया गया। 71 का आंसर, वंशपति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न क्रमांक 72, वंशपति अनुक्रम की संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्लीमेंट्स ने। किसने किया? क्लीमेंट्स। वंशपति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं क्लीमेंट्स। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जहां जीवन यापन होता है खालिस्तान कहलाता है। खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी का वह हिस्सा कौन सा है जहां जहां पर जीवन यापन होता है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवमंडल। ठीक है, क्या कहलाता है? जीवमंडल। याद रखना है, जहां जहां पर जीवन यापन है वो जीवमंडल है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है?
आपको बताना पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को खालिस्तान कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो किससे है? जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? प्रश्न क्रमांक 75। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है, क्योंकि प्राकृतिक निवास नहीं रहेंगे और वनस्पतियों का विनाश होगा तो जैव विविधता नहीं रहेगी, अर्थात जीव जो होंगे वो नष्ट होते जाएंगे और जैव विविधता घटती जाएगी। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से खालिस्तान से बना होता है। जीवाश्म ईंधन आपको बताना है, सभी लोग समझते होंगे जीवाश्म ईंधन, ठीक है। और जीवाश्म में जो ईंधन है वो मुख्य रूप से बना होता है, तो कैसे बना होता है? कार्बन से, ठीक है। ये मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय जो खरपतवार है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? प्रश्न क्रमांक 77। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आयोडीन। काय का है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की मैंने परतों को आपको पढ़ाया है, पूरी परतें बिल्कुल डिटेल में विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आपको बतानी है। तो आपका बिल्कुल कमेंट फटाक से आना चाहिए, और आपका उत्तर आ गया है मध्यमंडल, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। भारत में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया? वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जो आपको पता होनी चाहिए। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है ये पता होनी चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक है आपका 79 और आपका उत्तर हो जाएगा सफर एयर। सफर एयर ऐसा मोबाइल ऐप है जो वायु की क्या जांचता है? गुणवत्ता को जांचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? तो कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 80 का उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओलिव रिडले। ओलिव रिडले एक कछुओं की प्रजातियां है, ठीक है, जो सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशालकाय पांडा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक है। वर्ल्ड वाइड WWF का जो है आधिकारिक प्रतीक है। यह जानवर किस देश में पाया जाता है? कौन सा? पांडा। पांडा किस देश में पाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहाँ पर पाया जाता है? चाइना, यानी कि चीन में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? प्रश्न क्रमांक 82 का उत्तर बताना है। और आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सभी को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। और 82 का कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही होगा। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रश्न क्रमांक है आपका 83। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग हमें यहाँ पर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मधुमेह। मधुमेह ऐसा रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। अगला है, केंद्रीय पादप अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो पादप अनुसंधान संस्थान बताना ये कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 84। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केंद्रीय पादप अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी 85 का उत्तर बताना है। ये किस राज्य का नृत्य है कुचिपुड़ी? तो 85 है, और 85 का आपने जो उत्तर बताया है कुचिपुड़ी नृत्य है तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताना है, ये कहाँ हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 86 का आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो हुआ था कनाडा, 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में 16 सितंबर 1987 को। अगला प्रश्न देखो, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। आपको पता है दोस्तों
कि भारत में 27 आर्द्र भूमियां हैं और सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 87 का आंसर यहाँ पर बताना है और 87 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रेणुका। रेणुका आर्द्र भूमि जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है? रेणुका। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? 88 का आंसर आर्द्र भूमियों की संख्या यहाँ पर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भारत में आर्द्र भूमियों की जो संख्या है वो है 27। कितनी है? 27। आर्द्र भूमियों की संख्या है 27। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मॉर्गस, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न क्रमांक 90। क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अगला देख लो। अगला जो अपना प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान था? सभी को पता है हैली राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व में नाम था? तो जल्दी से कमेंट में लिखें और उत्तर बताएं। और आपका बिल्कुल सही यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व में जो नाम था दोस्तों वो था हैली। ठीक है, हैली के नाम से जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मृदा संरक्षण दिवस। प्रश्न क्रमांक 92। सभी को पता होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तब आपका 92 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस 93 का आंसर बताना है। जल्दी से लिखें कमेंट में, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है तो 94 और 94 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मैसूर। मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथ धुलाई दिवस आपको बताना है, ये कब मनाया जाता है? 95 का उत्तर। सभी लोग कमेंट में लिखें। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 95 का 15 अक्टूबर। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? प्रश्न क्रमांक 96। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गुवाहाटी। कौन सा था? गुवाहाटी। ठीक है। अगला है, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? सभी को एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तब आपका सीधा उत्तर होता है मंगल को। अब मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब पानी, जैसे मान के चलो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पानी की उपलब्धता के कारण। ठीक है, विटीकल्चर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? विटीकल्चर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? विटीकल्चर जो संबंधित है वो अंगूर उत्पादन से। किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत बताना है कब की गई। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014। जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रश्न क्रमांक 100 और लास्ट प्रश्न है आपका, जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हाइड्रोफाइट। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट। ये जल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग जो है 50 प्रश्नों पर चर्चा की है ना। 50 प्रश्न आपसे बने होंगे और इनको सबको मिला के आपके 100 प्रश्न पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। 100 प्रश्नों पर फिर हम चर्चा करेंगे है ना। एमपी टेट ग्रेड 3 रीट CTT एग्जाम
और भी ऐसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण पूछा जाता है, तो पर्यावरण का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ऐसे अनेकों वीडियो हैं जो पर्यावरण के मैंने उपलब्ध करवाए हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है IAS स्टडी ट्रैक, ट्विटर से जुड़ना है सुमित जैन, और फेसबुक से जुड़ना है सुमित जैन, आपको सर्च करना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से जुड़े रहें। शाम 6:30 बजे आपकी रोज और निरंतर पर्यावरण की क्लास होती है। ठीक है, उससे जुड़ें, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।